मुंबई की मरीन ड्राइव के बहुत ही पास मंत्रालय है। मंत्रालय में छठे माला पर मुख्यमंत्री का ऑफिस है। छठे माले पर किसी भी व्यक्ति को आराम से पहुंचने नहीं दिया जाता। एक हाई सिक्योरिटी जोन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दोनों उसी फ्लोर पर बैठते हैं। लेकिन 1993 में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उस समय थे, जो छठे माले पर अपने ऑफिस में बैठे थे, उस बंदे का नाम था शरद पवार। और मुख्यमंत्री के जो ऑफिस के बगल वाला रूम था, जिसको जनरली मुख्यमंत्री सीएमओ का एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट माना जाता है, एक प्रशासनिक यूनिट माना जाता है, उस यूनिट में, उस ऑफिस में जहां पर शरद पवार का बाकी स्टाफ बैठा हुआ था, एक व्यक्ति 1993 में वहां पहुंचा और वो व्यक्ति ऊंचा ऊंचा कुछ बोल रहा था। और उसने ऊंचा ऊंचा एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण बोला कि नंगा कर दूंगा, मुझसे भिड़ना मत, सच्चाई बता दूंगा। कौन कौन इन्वॉल्व था, कौन क्या क्या कर रहा था, सब बता दूंगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जैसे ही उस बंदे ने एक ऊंची आवाज में ये बात बोली, उस समय उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी कि प्रशासनिक कार्यकाली में जो ऑफिस था, वहां पर एकदम से सन्नाटा छा गया। सारे अधिकारी बैठे हुए उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। ये व्यक्ति एक ऐसा आदमी था जिसको इस छठे माले पे, यानी कि मुख्यमंत्री का जो ऑफिस था, उस माले पे जाने के लिए कभी भी रोका नहीं जाता था। इसके ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे, इसके ऐसी प्रेजेंस थी कि ये मुख्यमंत्री के ऑफिस में भी कभी भी अपने मन से भी जा सकता था। पर ये कौन था? ये था उस समय महाराष्ट्र में, मुंबई में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आया हुआ एक एमएलए, और इस एमएलए का नाम था मौलाना जियाउद्दीन बुखारी। ये एमएलए था उस समय मुस्लिम लीग पार्टी का। ये बंदा वहाँ पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, और चिल्ला इसलिए रहा था क्योंकि ये निराश था। और निराश इसलिए था क्योंकि शरद पवार बगल वाले कमरे में अपने ऑफिस में बैठे थे, लेकिन उन्होंने मौलाना जियाउद्दीन बुखारी से मिलने के लिए मना कर दिया था। लेकिन ये बंदा ऐसी धमकी क्यों दे रहा था? इसके पीछे के क्या कारण थे? इसको जानने से पहले हमें ये भी जानना होगा कि ये बंदा आफ्टर ऑल बना कैसे एमएलए। ये एक व्यक्ति पावर में आया और इसको एमएलए बनाने में मदद करी मुंबई के ओरिजिनल डॉन, जिसका नाम था बशू दादा ने। बशू दादा एक ऐसा व्यक्ति था जो कि मुंबई माफिया का एक इनिशियल फिगर था 1950-60 के दशक का, जिसने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया था। और उस समय उसका एक इलीगल रैकेट पूरे मुंबई सिटी में चलता था। और तो और दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, इन जैसे लोगों के आने से पहले जो ओरिजिनल दादा था मुंबई का, वो बशू दादा था। बशू दादा के प्रॉक्सिमिटी से डेवलप करते हुए बुखारी ने एमएलए का टिकट लिया, एमएलए की सीट भी जीती, और बशू दादा के साथ उसके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे थे। लेकिन बशू दादा के मरने के बाद जो उनका अखाड़ा था तेली मोहल्ला में, वो खाली पड़ गया, उसमें सन्नाटा छा गया। उसके बाद मुंबई के इलाके में नए डॉन पैदा हुए, जिसमें से हाजी मस्तान आया। हाजी मस्तान के बाद फिर दाऊद इब्राहिम कसकर आया। और इस व्यक्ति ने, मौलाना जियाउद्दीन बुखारी ने, हर एक व्यक्ति से उस समय नाते बनाए। लेकिन ये बंदा हमेशा से नोन होता था बड़ी कम्युनल स्पीचेस देने के लिए भी। खैर, इससे ज़्यादा भी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये बंदा शरद पवार और कांग्रेस के कई आला नेताओं के साथ अच्छे संबंध भी रखता था। पर उस समय 1993 में जब मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, उन ब्लास्ट के बाद जब ये बंदा शरद पवार के ऑफिस के बाहर खड़ा था और उसके स्टाफ ने बोला कि शरद पवार आपसे मिलना नहीं चाहते, उस समय ये बंदा चिल्लाकर क्यों बोला, नंगा कर दूंगा, मुझसे भिड़ो मत, सत्य बता दूंगा कि कौन कौन इन्वॉल्व था इस पूरे प्रोसेस में, और अगर ये सच पता चल गया तो बहुत गहरी संकट हो जाएगा। ये सुनने के बाद एक चीज तो तय थी कि वहां पर बैठा हुआ स्टाफ, उनमें से एक व्यक्ति ने तुरंत एक बहुत ही बड़े कांग्रेस के नेता को फ़ोन किया। उस नेता को फ़ोन करके ये बात बताई कि बुखारी ने ऐसा ऐसा खड़े होकर ऑफिस में बोला है। और ये कांग्रेस के नेता के दिमाग में एक बात आ गई
उसको ये समझ आ गया कि यदि बुखारी ने अपना मुंह खोला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि बनी बनाई महाराष्ट्र की सरकार ही ना गिर जाए। कुछ करना था, पर क्या किया जाए। लेकिन बुखारी था तो बहुत इन्फ्लुएंशियल। 1970 और 80 के दशक में बुखारी ने मुंबई में अंधेरी के पास ओशीवारा के इलाके में एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीद कर वहाँ पर बिल्डिंगें बनाई थी। आज उन इलाकों में जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पर एक पूरा नगर बसा हुआ है जिसको मिलात नगर कहते हैं। और मुंबई के लोग इस बात को जानते हैं कि वो मिलात नगर में मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम डोमिनेंस भी है। और बुखारी की खुद की प्रॉपर्टीज उस इलाके में बहुत थी। पर अब दिक्कत थी, और दिक्कत ये थी कि कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि बुखारी ने ऐसी बात क्यों करी। इस चीज़ को देखते हुए कांग्रेस का एक बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिसको शरद पवार के उस समय प्रशासनिक यूनिट के एक अधिकारी ने फ़ोन करके ऐसी बात बताई थी, उसने एक निर्णय लिया। और वो बंदे ने अपना एक नुमाइंदा भेजा, और उसने नुमाइंदा भेजा बाइकुला में। बाइकुला में एक चौल थी, उस चौल का नाम था दागड़ी चौल। महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके आपको पता ही है कि वहाँ पर चौल सिस्टम हुआ करता था, आज भी है। तो लोअर मिडिल क्लास लोग जो हैं वो जनरली उन चौल्स में अभी भी रहते हैं, पहले भी रहते थे। दागड़ी चौल बाइकुला का बहुत ही प्रसिद्ध इलाका था। प्रसिद्ध इलाका इसलिए था क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अरुण गावली। अरुण गावली जो है उसके 36 का आंकड़ा हुआ करता था, खास करके जितने भी ये मुस्लिम गैंगस्टर्स और मुस्लिम माफिया हुआ करते थे, उसका खास करके 36 का आंकड़ा था दाऊद इब्राहिम से, छोटा राजन से, हाजी मस्तान से। जाहिर सी बात है, इस कांग्रेस के नेता ने जब अपना नुमाइंदा दागड़ी चौल में भेजा तो इसने एक सुपारी दी, एक रिक्वेस्ट करी, और वो सुपारी थी मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी की। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सुपारी को ऑफ़र किया गया, जब ये एक रिक्वेस्ट की गई इस प्रकार की अरुण गावली को, तो उस समय अरुण गावली जो है बड़ा परेशान हुआ। परेशान होना जाहिर था उसका। अरुण गावली को मुसलमान के गैंगस्टर्स को मारना, दाऊद इब्राहिम के लोगों को मारना, छोटा राजन के साथियों को मारना, हाजी मस्तान के साथियों को मारना, पठान गैंग के लोगों को मारने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि अरुण गावली की जो पत्नी थी वो बेसिकली वडगांव पीर के इलाके से, पूना के इलाके से थी, और उनका नाम था जुबैदा मुजवार। जुबैदा मुजवार से अरुण गावली की शादी हुई थी। शादी के बाद जुबैदा मुजवार ने अपना नाम चेंज करके आशा रखा था। आज वो आशा गावली के नाम से जानी जाती हैं। ऐसा नहीं था कि उसको सिर्फ मुसलमानों से नफरत थी। घर में उसकी जो बीवी थी वो तो खुद भी एक मुस्लिम लेडी थी, और वो दाऊद इब्राहिम और दूसरे गैंगस्टर्स के लोगों को मारकर बहुत खुशी भी प्राप्त करता था, क्योंकि इंट्रा गैंग वॉर्स उस समय मुंबई में बहुत होती थी। लेकिन अरुण गावली के ऊपर जो तनाव था वो ये था कि दाऊद इब्राहिम के आदमी को मारना, छोटा राजन या उसके साथियों को मारना, हाजी मस्तान के साथियों को मारना एक अलग बात है। लेकिन उसके दिमाग में तनाव इस बात का था कि यहाँ पर तो एक मौलाना है, एक रिस्पेक्टेबल मौलाना, इनको क्यों मारना। अब दिक्कत ये थी कि सुपारी बहुत बड़ी थी और एक बहुत ही वरिष्ठ नेता के थ्रू आई थी, और वो भी एक कांग्रेस के नेता थे। उस समय पावर वाले लोग थे, मना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अरुण गावली के दिमाग में अब ये आया कि भैया ये काम कौन करेगा, किससे करवाया जाए। अरुण गावली के पास एक व्यक्ति हुआ करता था, उसका नाम था शैलेश हल्दोंकर। शैलेश हल्दोंकर बड़ा गजब का शार्प शूटर था। उसने नागपाड़ा के इलाके में दाऊद इब्राहिम के जो उस समय के ब्रदर इन लॉ थे, जिसका नाम था इब्राहिम पारकर, उसको गोली मारी थी। शैलेश हल्दोंकर एक बड़ा फेमस, और ख़ास करके दाऊद इब्राहिम के ब्रदर इन लॉ को गोली मारने के बाद एक पूरे मुंबई के इलाके में बहुत बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन दिक्कत ये थी, अरुण गावली के मन में तनाव ये था, ये काम करेगा कौन, ये सुपारी को एग्जीक्यूट करेगा कौन। जब वो चर्चा कर रहा था तो उस समय
इस सुपारी का जिम्मा लिया उसी के एक दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण शार्प शूटर ने, जिसका नाम था राजू फिलिप। और जैसे ही राजू फिलिप ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, राजू फिलिप ने अपना काम पूरा किया। 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1993 राजू फिलिप 2 साथियों को लेके बुखारी के ऑफिस की तरफ गया। बुखारी का जो ऑफिस था वो था खड़ा पारसी चौक पे, बायकुला में, मुंबई में। वो वहाँ पर गया, दरवाज़ा खोला, बिना किसी वरी करे शांत दिमाग से एकदम अंदर घुसा, बंदूक निकाली, गोली मार दी। बुखारी के साथी जो थे उस समय, उसकी जो सिक्योरिटी थी, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती और कुछ कर पाती कि हुआ क्या है, राजू फिलिप ने गोली मारी और तुरंत वहाँ से निकल के भाग गया। अब दिक्कत थी कि ये जो बंदा राजू फिलिप था, ये कौन था? अरुण गावली के साथ उसके काम करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति तो था, पर इस बंदे का क्या इतिहास है? ये बंदा रहता था बायकुला में ही, पीएन चौल में। वहाँ पर जो पीएन चौल थी, वहाँ पर रहने वाला ये व्यक्ति राजू बचपन में ही बहुत ही कम उम्र में अरुण गावली के साथ जुड़ गया। सबसे बड़ी इसकी खासियत ये थी कि ये अपना काम बहुत डेडिकेटेड तरीके से करता था। इसने उस समय हफ्ता वसूली के काम में बहुत मदद करी। कई बार पुलिस से पकड़ा भी गया, पुलिस से इसकी मुठभेड़ बहुत बार हुई, लेकिन जब भी ये पुलिस के हाथों पकड़ा जाता था, इस बंदे ने कभी ज़िंदगी में अपनी ज़बान नहीं खोली। और माफिया के पूरी इंडस्ट्री में ये एक रूल भी होता है कि आप पकड़े जाएं, चाहे जो मर्जी हो, जितना मर्जी टॉर्चर किया जाए, आप ज़बान नहीं खोलेंगे। अब सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर तो उसने इतनी बड़ी हत्या कर दी, पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद फिलिप जो है, राजू फिलिप, उसको अरेस्ट भी किया गया। अरेस्ट करने के बाद उसके ऊपर चार्जेस लगे। उस टाइम पे भारत में एक कानून होता था टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट। सबसे बड़ी बात ये थी कि टाडा के चार्जेस लगे। इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, उसको तुरंत बेल भी मिल गई। बेल मिलने के बाद केस कई साल तक चलता रहा, चार्जेस प्रूव ही नहीं हो पाए, क्योंकि बुखारी को हटाने का जो काम था, बुखारी को हटाने की जो इंस्ट्रक्शन थी, बहुत बहुत ऊपर से आई थी। तो जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति ने, जिसने ये कार्य को पूरा किया था, उस व्यक्ति को आप किसी भी तरीके से जो है कन्विक्ट नहीं होने देंगे। और फिलिप, क्योंकि वो बार बार पुलिस के हाथों चढ़ जाता था, 1990 के पहले की समय की बात है कि एक बार इस बुखारी के इंसिडेंट से पहले फिलिप एक बार हफ्ता वसूली के चक्कर में फिर से पकड़ा गया था। और वो इतनी बार पुलिस के हाथों पकड़ा जाता था कि उसको एक पॉइंट पर आकर पुलिस से नफरत होने लग गई थी। पुलिस वाले भी ये बात जानते थे, उन्होंने भी अपनी खुंदस निकाली। अर्ली 1990s में जब एक बार फिलिप को गिरफ्तार किया था, उसकी गिरफ्तारी के बाद ये हुआ कि उसको जेल ले जाया गया। जेल ले जाकर उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। उसके पाँव पर बहुत डंडे मारे, और इतनी उसके पाँव पर डंडे मारे कि उसका जो राइट वाला लेग था पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। और पुलिस वालों ने उस समय हड्डी तोड़ने के बाद इस बंदे की, इसको हॉस्पिटल ले जाके इलाज भी नहीं कराया। इवेंचुअली जब ये 3-4 दिन के बाद बाहर निकला, इसकी बेल हुई, सब कुछ हुआ, और जब ये अस्पताल पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस समय इसकी लात का स्ट्रक्चर ऐसा खराब हो चुका था, क्योंकि इसको उस समय इमरजेंसी केयर नहीं मिली थी, कि अब ये थोड़ा सा लंगड़ा के चलता था। और आप सोचिए कि ये एक लंगड़ा के चलने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी चीज कर सकता है कि ये 21 अप्रैल 1993 में सीधा के सीधा उस समय बुखारी के ऑफिस में खड़ा पारसी चौक के अंदर घुसकर उसी के ऑफिस में जाकर उसके सीने पे गोली दाग दी। ये चीज़ तो हुई, लेकिन क्योंकि केस चलता रहा, ये कभी कन्विक्ट नहीं हुआ, बाहर रहा। 1997 की बात है कि उस समय अरुण गावली ने अपने साथियों के साथ, जिसमें राजू फिलिप भी था, एक अखिल भारतीय सेना बनाई। उन्होंने चुनाव लड़े। चुनावों में कोई बहुत ज़्यादा उनको सक्सेस प्राप्त नहीं हुआ। जनरली उनकी जमानतें जब्त हो जाती थी।
पर उन्होंने एक नई मुहिम चलाई, एक राजनीतिक लेवल पर उतरने की कोशिश करी। 1997 में ही जब ये संस्था बनी थी, जब ये एक प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी भी बनी थी, अखिल भारतीय सेना, उस समय एक बड़ा प्रसिद्ध न्यूज़पेपर हुआ करता था मुंबई में जिसका नाम था एशियन एज। एशियन एज की एक बड़ी वरिष्ठ जर्नलिस्ट थी और जर्नलिस्ट का नाम था आनंदिता रामास्वामी। आनंदिता रामास्वामी जो है, उसने एशियन एज में अखिल भारतीय सेना के बनने के बाद एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल में उसने अखिल भारतीय सेना के खिलाफ बातें लिखी, अरुण गावली के खिलाफ बातें लिखी, राजू फिलिप के खिलाफ भी बातें लिखी। अच्छा, हुआ ये कि जब चुनाव में अखिल भारतीय सेना ने अपने कैंडिडेट उतारे, जब उनकी जमानतें जब्त हो गई, उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चला कि अखिल भारतीय सेना किसी प्रकार का कोई दबदबा नहीं बना पाई राजनीतिक तौर पर, तो उस समय आनंदिता रामास्वामी जो है, ये बेसिकली चली गई वापस से दागड़ी चौल में और इसने सोचा कि अब मैं जाकर वहाँ पर अखिल भारतीय सेना के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उनसे डायरेक्टली इंटरव्यू करूँगी। पर क्योंकि इसने ये आर्टिकल एशियन एज में लिखा था, जिसकी वजह से राजू फिलिप, अरुण गावली ये सब बड़े निराश थे। जब आनंदिता रामास्वामी दागड़ी चौल पहुंची और इसने वहाँ पर जाकर पूछना शुरू किया कि भाई ये राजू फिलिप कहाँ रहते हैं, तो एक व्यक्ति ने तुरंत उसको कहीं नियर बाय एक चाय की दुकान पे बिठाया और बोला कि आप यहाँ पर रुकिए, मैं आपको थोड़ी देर में लेके चलता हूँ उधर। वो बंदा तुरंत भागा। उसने जाकर राजू फिलिप का दरवाज़ा खटखटाकर उसको बोला कि भाई वही जर्नलिस्ट आई है आनंदिता रामास्वामी, जिसने एशियन एज में ये आर्टिकल लिख के अखिल भारतीय सेना से लेके अरुण गावली से लेके आपके ऊपर बहुत सारी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की। ये सुनते ही उस समय राजू फिलिप उठा, अपने कमरे से बाहर निकला, 3-4 साथियों के साथ भागते भागते वो चाय की दुकान के पास पहुंचा जहां पर आनंदिता बैठी थी। उसने उठाकर तुरंत वहां से पत्थर नियर बाय जो पड़े हुए थे, वो पत्थर उठा के उसको मारना शुरू कर दिए। इतना पथराव किया कि आनंदिता रामास्वामी की शरीर पर काफ़ी घाव आए, सिर पर भी पत्थर लगा, सिर पर बहुत गहरा घाव आया, अस्पताल में भर्ती हुई। फिर से राजू फिलिप पे FIR हुई, वो फिर से जेल गया, 2 दिन बाद उसकी फिर से बेल हो गई, वापस आ गया। ये चीज़ चलती रही। लेकिन 2000 के दशक में एक बड़ा अजीब सा बदलाव मिला। बदलाव ये था कि राजू फिलिप जो है, सबसे पहले उसने जो अरुण गावली का साथ था, अखिल भारतीय सेना जो थी, उस सबको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो एक तरीके से एक क्रिश्चियन बाबा बन गया। अब वो जाकर लोगों के घरों में क्रिश्चियनिटी को, यीशु मसीह की टीचिंग्स को प्रीच करने लग गया। लोगों को समझ नहीं आया कि ये बंदा जो इतना वायलेंट हुआ करता था, इसको अब सडनली ये प्रार्थना, पाठ, पूजा, स्पिरिचुअलिटी, ये सब कहाँ से समझ आने लग गई। पर उसके व्यवहार में बदलाव था। किन कारणों से राजू फिलिप ने अरुण गावली का साथ छोड़ा, आज तक इसके ऊपर कोई क्लैरिटी दोनों व्यक्तियों की तरफ से कभी नहीं आई। अरुण गावली ने भी कभी आज तक ये बात कह के नहीं बताई कि राजू फिलिप अब उनके साथ क्यों नहीं है। राजू फिलिप ने भी जितनी बार उससे पूछा भी गया, उसने भी कभी ये बात नहीं बताई कि उसने अरुण गावली का साथ क्यों छोड़ा। लेकिन कुछ इंटेलिजेंस के अधिकारी हमें बताते हैं और उनकी सूचना ये कहती है कि उस समय मुंबई पुलिस में एक बड़े प्रसिद्ध टैलेंटेड अधिकारी हुआ करते थे, एक IPS अफसर थे। उन्होंने 93 मुंबई ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल भी प्ले किया था। चंद साल पहले अभी वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर बन के भी रिटायर हुए। उस व्यक्ति ने, माना जाता है कि राजू फिलिप और अरुण गावली को स्प्लिट करने की कोशिश की थी। माना यह भी जाता है कि अरुण गावली का जो पूरा होल्ड था, क्योंकि अरुण गावली खुद मेजॉरिटी टाइम जेल में रहता था, इस रीज़न से डे टू डे ऑपरेशंस जो थे वो राजू फिलिप के हाथ में थे। तो राजू फिलिप, यदि अगर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो ऐसा मानना था कि अरुण गावली के पूरे ग्रुप का दबदबा घट जाएगा, और वही हुआ। धीरे धीरे राजू फिलिप ने पहले तो
धार्मिक प्रचार शुरू किया। इस धार्मिक प्रचार को ख़त्म करने के बाद राजू फिलिप कई बार बड़े बड़े आला अधिकारी जो पुलिस के मुंबई के हुआ करते थे उनके ऑफिसों में घुमा करता था। फिर एक नैरेटिव ये चलने लगा कि शायद राजू फिलिप एक पुलिस इन्फॉर्मर बन चुका है, शायद अब वो पुलिस के साथ देकर मुंबई माफिया में जितने भी रोल्स थे उसने प्ले किए, बाकी गैंगस्टर ग्रुप्स के बारे में जितनी इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन उसके पास थी शायद अब वो देने लग गया। लेकिन जो भी है, राजू फिलिप आज की डेट में धार्मिक प्रचार में बिजी है। बुखारी केस में उसको कोई सज़ा नहीं हुई, और सबसे बड़ी बात, वो कांग्रेस का नेता जिसने राजू फिलिप के थ्रू बुखारी को एलिमिनेट करवाकर उस समय की सरकार बचाई थी, उसके बाद जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई थी 2004 में, तो उस समय भी वो एक बहुत वरिष्ठ मंत्री था वहाँ पर, कैबिनेट रैंक का। उसने अपना पर्पज़ पूरा कर लिया। बात ये थी कि बुखारी चला गया। 1993 मुंबई ब्लास्ट के असली जो कोर फैक्टर्स थे वो कभी सामने नहीं आ पाए। वो राज क्या थे जो बुखारी बताना चाह रहा था? बुखारी ने जब ये शब्द का प्रयोग किया था कि नंगा कर दूंगा सबको, एक एक की असलियत बता दूंगा, वो असलियत क्या थी? आज की डेट में वो असलियत भी बुखारी के साथ चली गई। लेकिन ये बात है कि राजू फिलिप आज की डेट में धार्मिक प्रचार और मुंबई पुलिस के साथ थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करता रहता है। तो आई होप आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि जैसे मिलिट्री के अधिकारी और जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज के अधिकारी टेररिस्ट ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसी तरीके से हमारे जाबाज IPS अधिकारी इन स्टेट्स में रहकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी इसी तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं। धन्यवाद।